आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फेरर क्लासेस में। तो हम सभी भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी हम सभी ने भारत का जो प्राचीन इतिहास था, एंशिएंट हिस्ट्री थी, उसकी सारी क्लासेस कवर कर ली हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले प्राचीन इतिहास की सारी वीडियोस को देखिएगा। उसके बाद आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं भारत का मध्यकालीन इतिहास, उसके बारे में पढ़िएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे आप पढ़ेंगे तो भारत का जो इतिहास है उसको पढ़ने में, उसको समझने में आपको आसानी होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है उसके बारे में, और पहली क्लास रहेगी हमारी भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ उसके बारे में। तो पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस हैं, उनको भी लास्ट में हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। तो समय शुरू होता है 711 ईस्वी में। जो भारत का एक सिंध प्रदेश था, आप इमेज में देख सकते हैं, जो हाईलाइटेड एरिया है ये था सिंध प्रदेश, और यहाँ पर एक ब्राह्मण राजा दाहिर का शासन था। ठीक है, और ये जो सिंध प्रदेश था इसकी सीमाएं उत्तर में कश्मीर और पूर्व में प्रतिहारों के कन्नौज तक फैली हुई थी, और अगर पश्चिम में बात करें तो उसकी सीमाएं मकरान या कह सकते हैं बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। ठीक है, तो इसी सिंध प्रदेश में एक जगह होती है देवल बंदरगाह, इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है देवल बंदरगाह। वहां पर क्या होता है, कुछ समुद्री डाकुओं द्वारा 711 ईस्वी में एक अरबी जहाज को लूट लिया जाता है। तो जब अरबी जहाज को किसी समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया जाता है, क्योंकि वह देवल बंदरगाह सिंध प्रदेश में आता है, तो अरबी लोग इसको अपने ऊपर आक्रमण समझकर या अपने ऊपर हमला समझकर सिंध पर आक्रमण के लिए सेना भेज देते हैं। तो जब उस समय पर जो वहाँ के कह सकते हैं गवर्नर थे, इराक के गवर्नर थे हज्जाज, वह वहाँ के खलीफा वलीद से परमिशन लेके सिंध पर आक्रमण के लिए सेना भेज देते हैं। तो सबसे पहले वह सेना भेजते हैं 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में। ठीक है, तो उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा जाता है, लेकिन यह पराजित हो जाता है और मारा जाता है। उसके बाद दूसरा अभियान बुदेल के नेतृत्व में भेजा जाता है, लेकिन यह भी असफल रहता है। इसके बाद तीसरा अभियान 712 ईस्वी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भेजा जाता है। ठीक है, तो जो मोहम्मद बिन कासिम था, जब वह सिंध प्रदेश पर कह सकते हैं आक्रमण के लिए जाता है, तो जो सिंध के राजा थे दाहिर, उनके बीच में एक युद्ध होता है, और इसी युद्ध को रेवड़ की लड़ाई कहते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस बने कि मोहम्मद बिन कासिम और सिंध शासक दाहिर के बीच में की लड़ाई का क्या नाम था, तो वह था रेवड़ की लड़ाई। तो जो रेवड़ की लड़ाई होती है, इसमें जो दाहिर था वह मारा जाता है, और दाहिर के मारे जाने के बाद जो मोहम्मद बिन कासिम था वह मुल्तान, सिंध और कई अन्य प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा कर लेता है। बात करें भारत के अरब आक्रमण की जानकारी, तो जो भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी सबसे पहले चचनामा नामक ग्रंथ से मिलती है, और यह ग्रंथ एक अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रांतों की राजधानियां हैं, कुछ जगह हैं जो मोहम्मद बिन कासिम ने जीती थी, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहला था देवल का पतन। ठीक है, देवल ये वही बंदरगाह था जहां पर समुद्री डाकुओं द्वारा एक अरबी जहाज को लूटा गया था। तो देवल एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, इस पर कब्जा कर लिया जाता है, और बड़ी मात्रा में लूट का सामान और महिलाएं मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ अरब ले जाता है। उसके बाद करता है वह निरुन का पतन। निरुन दाहिर के पुत्र जयसंध के अधीन था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के आने से जयसंध भाग जाता है, और जो निरुन था वह बिना किसी लड़ाई के मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कब्जा कर ली जाती है। उसके बाद आता है सहवान का पतन। जो दाहिर का चचेरा भाई था बजहरा, वह सहवान का अधिकारी था, लेकिन बजहरा अरब के आक्रमणों का सामना नहीं कर सका और वह भी भाग गया था। उसके बाद था सीसम का पतन, या कह सकते हैं जाटों पर विजय। सीसम पर जाट राजा काका का शासन था, और उसने जो सहवान से भागा हुआ बजहरा था उसको भी इसने आश्रय दिया था। तो मोहम्मद बिन कासिम जब सीसम का पतन करता है तो उसमें जाट राजा भी मारा जाता है, और वज़ीरा और उसके अन्य अनुयायी भी इस युद्ध में मारे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह थी जिस पर मोहम्मद बिन कासिम विजय हासिल करता है। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम 713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीत लेता है, और मुल्तान को जीतने के बाद इसका नाम स्वर्णनगर रख देता है। कई जगहों या कई प्रांतों की राजधानियों को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगा देता है।
जजिया कर होता क्या है? जजिया कर होता है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था और इस जजिया कर से कुछ लोगों को मुक्त रखा गया था, जैसे कि बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों को और ब्राह्मणों को। उसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक आता है तो वह ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है। लेकिन जब अकबर आता है तो वह अपने शासनकाल के समय 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर देता है। लेकिन उसके बाद जब औरंगजेब आता है 1679 में, वह पुनः जजिया कर लगा देता है। लेकिन लास्ट में जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला समाप्त कर देता है। बात करें मोहम्मद बिन कासिम का अंत कैसे होता है, तो मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु एक पारिवारिक कलह के कारण होती है। जब 714 ईस्वी में इराक के गवर्नर हज्जाज की मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया जाता है और उसको मार दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अरब आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ। अरब आक्रमण का प्रभाव यह हुआ कि सिंध के पतन ने भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम के लिए रास्ता बना दिया। प्रशासन, संगीत, खगोल विज्ञान, चित्रकला और वास्तुकला जो भारतीय उपमहाद्वीप से कहाँ जाने लगी, अरबों के माध्यम से यूरोप जाने लगी थी, जिससे तुर्कों को भी भारत में सफलता मिली थी। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, अरबों ने भारतीय शिल्पकारों से विशेषज्ञ मार्गदर्शन लिया और उनसे कई मस्जिदें बनाने में उनको मदद मिली। और अरब आक्रमण के प्रभाव से ये हुआ कि चरक संहिता, एक चिकित्सा पत्रिका या कई सारी पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, कुछ पुस्तकों की बात करें तो जो विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र था उसका अरबी में अनुवाद मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा करवाया जाता है और अरबी में उसका नाम कलीला दामन रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक थी ब्रह्म सिद्धांत या जिसे खंडखाद्य भी कहते थे, उसका भी अरबी में अनुवाद अल फाजरी द्वारा किया जाता है और अरबी में उसका नाम इल्म उल साहिबा रखा जाता है। अल फाजरी जो व्यक्ति था वह एक खगोल शास्त्र पर आधारित एक पुस्तक को भी अरबी में अनुवाद करता है और उसका नाम रखता है वो किताब उल जिज। ठीक है, एक पुस्तक और इम्पोर्टेंट है, किताब फुतुल अल बलदान, जिसके लेखक थे बिलादुरी। और मीर मासूम भी कुछ पुस्तकों को लिखता है, जैसे कि तारीख ए सिंध, मासूम ए सिंध। ये पुस्तकें लिखता है कौन? मीर मासूम। और इसी से अरबों के आक्रमण की जानकारी भी इसकी पुस्तकों से मिलती है। जो अरबी लोग थे वह भारत को हिंदुस्तान कहते थे और भारत से ही इन्होंने अंक पद्धति, दशमलव पद्धति सीखी थी और इसी पद्धति को उन्होंने हिंदजा नाम दिया था। और यूनानियों ने अरबों के जो अरब के लोगों से उनसे अंक पद्धति और दशमलव पद्धति को सीखा था। ठीक है, तो जो अरबी थे उन्होंने भारत से सीखी थी और जो यूनानी थे उन्होंने अरबों से सीखी थी अंक पद्धति और दशमलव पद्धति। ओके, चलो आगे है। अरबों के साथ दो हथियार भी आए जिनका नाम था नेप्ता या यूनानी अग्नि और दूसरा था मंजानिक या मैंगोनेल या ट्रेबुचेट। ठीक है, ये इमेज में देख सकते हैं, ये दो हथियार थे जो अरबी लोग अपने साथ लाए थे। आगे बात करते हैं भारत पर तुर्क आक्रमण के बारे में। तो जो तुर्क थे वह चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करने वाली असभ्य और बर्बर जनजाति थी। 962 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य, जिसको यामिनी साम्राज्य भी कहते थे, उसकी स्थापना की थी और जिसकी राजधानी उसने गजनी रखी थी या गजनी बनाई थी। अल्पतगीन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका शासनकाल होता है 962 से 977 ईस्वी तक। अल्पतगीन समनी वंश के शासक अबुल मलिक का गुलाम था। उसकी प्रतिभा और सैनिक गुणों से प्रभावित होकर अब्दुल मलिक ने उसे खुरासान का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। इसकी राजधानी गजनी थी और अल्बतगीन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया। इनमें से एक था सुबुक्तगीन और अल्बतगीन के बाद सुबुक्तगीन गजनी का शासक बना। अब बारी है सुबुक्तगीन के बारे में पढ़ने में। तो सुबुक्तगीन था वह 977 से उसका समयकाल रहता है 997 ईस्वी तक और यह भारत का पहला तुर्क आक्रमणकारी था। इसने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। जो जयपाल था उसका राज्य सरहिंद से लमगाना, जिसे जलालाबाद भी कहते हैं, और कश्मीर से मुल्तान तक था और शाही शासकों की राजधानी क्रमशः ओंड, लाहौर और भटिंडा थी। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इसके दो पुत्र थे, अब्दुल कासिम महमूद और दूसरा पुत्र था इस्माइल।
दोनों के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध होता है जिसमें अब्दुल कासिम महमूद विजयी होता है और अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से शासन करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो अब्दुल कासिम महमूद किसके नाम शासन करता है? गजनवी के नाम से ही शासन करता है। अब बारी है पढ़ने की महमूद गजनवी के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। इसका समयकाल होता है 998 से 1030 ईस्वी तक और इसको कई उपाधियां भी दी जाती हैं जैसे कि सुल्तान, यामीन उद्दौला, अमीन उल मिल्ला। ठीक है, अगर बात करें यामीन उद्दौला की तो इसको कहा जाता है साम्राज्य का दक्षिणी भुजा, कह सकते हैं राइट हैंड। और अमीन उल मिल्ला इसका मतलब होता है धर्म रक्षक। ठीक है, आगे बात करें तो इसने 1000 से 1027 के बीच 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके वापस अपने देश लौट गया। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा और मंदिर को लूट जाने के क्रम में उस पर कुछ जाटों ने आक्रमण किया और उनसे कुछ संपत्ति वापस लूट ली। इसके बाद महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया और उसके बाद 1030 में महमूद गजनवी की मौत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी, अलबरूनी और उत्वी जैसे इतिहासकार भी आए और इन लोगों ने कुछ पुस्तकें भी लिखी जैसे कि फिरदौसी ने शाहनामा, अलबरूनी ने किताब उल हिंद जिसको तहकीक ये हिंद भी कहते हैं, उत्वी ने लिखी किताब उल यामिनी और वहाकी ने लिखी तारीख सुबुक्तगीन। ये कुछ इतिहासकार थे जिन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी महमूद गजनवी के शासनकाल में। उसके बाद महमूद गजनवी को बुत सिकन या मूर्ति भंजक भी कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। उसके बाद पॉइंट है महमूद गजनवी ने मथुरा के कई मंदिरों को तोड़ा और यह भारत का बैतलेहम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ। तो भारतीय राजाओं को पराजित कर भारतीय राजनीति की कमजोरी को उजागर कर दिया। दूसरा यह हुआ कि पंजाब, सिंध एवं मुल्तान में गजनवी गवर्नरों की नियुक्ति कर मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। भारत में विदेशी आक्रमण के द्वार खोल दिए गए। चौथा पॉइंट यह है कि भारतीय कला को नष्ट किया गया और पांचवा है भारत का धन गजनी ले जाया गया। ये कुछ प्रभाव थे जो महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद भारत में देखे गए। बहुत इसके बाद इम्पोर्टेंट है मोहम्मद गौरी के बारे में। तो 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ और उनके साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान था। नेक्स्ट पॉइंट है 1773 ईस्वी में सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। नेक्स्ट है 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया और यह इसकी पहली विजय थी। इसके बाद 1178 ईस्वी में इसने राजस्थान पर आक्रमण किया किंतु यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने उसे पूरी तरीके से पराजित किया और यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। आगे है मोहम्मद गौरी के कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच यह युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और गजनी वापस चला गया। इसके बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और मोहम्मद गौरी ने उन्हें बंदी बना लिया। तीसरा युद्ध होता है मोहम्मद गौरी का चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। यह मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोहम्मद गौरी भारत में गोमल दर्रे को पार करके भारत आया था। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है गोमल दर्रा जहां से मोहम्मद गौरी भारत में एंटर हुआ था। इसके बाद कन्नौज विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और जिस पर मोहम्मद गौरी का नाम मोहम्मद बिन साम अंकित था। आगे है 1205 ईस्वी में गौरी ने अपना अंतिम युद्ध पंजाब के खोकर जातियों के विरुद्ध लड़ा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1198 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त कर दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोहम्मद गौरी के बारे में। आगे बात करेंगे तुर्की आक्रमण के प्रभाव क्या हुए। तो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद भारत में सामंतवाद का ह्रास होने लगा तो शक्ति का केंद्र राजा बन गया।
संसार के काफ़ी देशों के साथ व्यापार बढ़ा। मुस्लिम समाज में भेदभाव नहीं था, अतः राजपूतों के बाद समाज में भेदभाव में कमी आई। 12वीं शताब्दी में चरखा ईरान से भारत आया एवं कपड़े के उत्पादन को बढ़ावा मिला। स्थापत्य कला में परिवर्तन आने लगे। दिल्ली में सल्तनत की स्थापना से शहरी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि हुई। बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाए गए। ये कुछ तुर्की आक्रमण के प्रभाव थे। ठीक है, इस तरीके से हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब बारी है टेस्ट की। चलो आइए टेस्ट सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किस शासक ने लगाया था? आपके पास ऑप्शंस हैं मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और कासिम बिन यूसुफ। ओके, तो आपका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक निम्न में से कौन था? ऑप्शन है पुलकेशन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, शशांक और नागभट्ट। तो राइट आंसर है यहाँ पर नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट है, निम्न में से सिंध के किस शहर को अरबों ने स्वर्ण नगरी नाम दिया था? ऑप्शन है आपके पास अरोर, मुल्तान, ब्राह्मणबाद और निरुन। तो राइट आंसर है मुल्तान। नेक्स्ट है, दाहिर के बेटे जयसिंह को सिंध के किस नगर का दायित्व सौंपा गया? ऑप्शन है मुल्तान, अरोर, निरुन और ब्राह्मणबाद। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ब्राह्मणबाद। नेक्स्ट है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर कौन शासन कर रहा था? तो ऑप्शन है देवल, दाहिर, अंशुबर्मन और शशांक। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर दाहिर। नेक्स्ट है, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया उस समय सिंध की राजधानी किस स्थान पर थी? ऑप्शन है मुल्तान, अरोर, देवल और निरुन। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका अरोर। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों के हाथ में था? ऑप्शन है आपके पास निरुन, सहवान, अरोर और मुल्तान। तो राइट आंसर है यहाँ पर निरुन। नेक्स्ट है, चचनामा ग्रंथ के अनुसार किसके आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई? ऑप्शन है दाहिर, सुलेमान, हज्जाज, मोहम्मद हारून। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका सुलेमान। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो ऑप्शन है हज्जाज का दामाद, सुलेमान का भाई, सुलेमान का दामाद या हज्जाज का भाई। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका हज्जाज का भाई। नेक्स्ट है, भारत पर अरबों ने पहला और सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है, सन 644 ईस्वी में अरबों द्वारा किया गया सिंध अभियान निम्न में से किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ऑप्शन है अल मुहल्लब, अब्दुल्ला बिन उमर, अल हरीस। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका अब्दुल्ला बिन उमर। नेक्स्ट है, उमर के खलीफा काल सन 636 से 37 ईस्वी में भारत की थाना क्षेत्र पर अरबों द्वारा हमले का असफल प्रयास किया गया था। थाना भारत की किस प्रांत में आता था या आता है? तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1013 ईस्वी में, 647 ईस्वी में, 711 ईस्वी में और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका 711 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन है मंगोल, तुर्क, अरब या तुर्क अफगान। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका अरब। नेक्स्ट है, दाहिर का चचेरा भाई बजहरा निम्न में से कहाँ का शासक था? ऑप्शन है सहवान, अरोर, निरुन और मुल्तान। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका सहवान। नेक्स्ट है, भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूब इब्न आया था। ऑप्शन दूसरा है या स्टेटमेंट दूसरा है, अरब लोग पंजाब पर विजय नहीं कर सके। तीसरा स्टेटमेंट है, महमूद गजनवी ने हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना की है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा यहाँ पर पहला, और जो दूसरा स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी या सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो ऑप्शन है 712 ईस्वी में, 812 ईस्वी में, 912 ईस्वी में, 1012 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 712 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया जिसका नाम था मंसूरा, महफूजा,
सहवान और ठट्टा। तो राइट आंसर है यहाँ पर महफूजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन है तुर्की, प्राकृतिक, अरबी और फारसी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका अरबी। नेक्स्ट है, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? ऑप्शन है कुषाण, हूण, अरब, यूनानी। तो राइट आंसर है यहाँ पर अरब। अब बारी है तुर्क आक्रमणकारी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का वायसराय बनाते समय कौन सी पदवी प्रदान की? तो ऑप्शन है मलिक, शाह, गाजी और सुल्तान। तो राइट आंसर है यहाँ पर मलिक। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण के क्रम में सर्वप्रथम आक्रमण किस प्रदेश पर किया? ऑप्शन है अहिलवाड़ा, पंजाब, कन्नौज और मुल्तान। तो राइट आंसर है यहाँ पर मुल्तान। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वंश का राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश में था? ऑप्शन है सेन वंश, परमार वंश, गहड़वाल वंश और कलचुरी वंश। तो राइट आंसर है यहाँ पर गहड़वाल वंश। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, सैफुद्दीन मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन सुरी या कुतुबुद्दीन हसन। तो यहाँ पर राइट आंसर है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। नेक्स्ट है, गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? तो ऑप्शन है 14, 15, 16 और 17। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन द 17। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी को जबुली का महमूद क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन है उसके पिता जबलिस्तान के थे, वह स्वयं जबलिस्तान में पैदा हुआ था, उसकी माता जबलिस्तान की थी या उसके वंशज जबलिस्तान के थे। तो यहाँ पर राइट आंसर है उसकी माता जबलिस्तान की थी। नेक्स्ट है, अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कौन गद्दी पर बैठा? ऑप्शन है महमूद गजनवी, सुबुक्तगीन, मसूद और हसनक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सुबुक्तगीन। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम किस हिंदू शाही शासक पर आक्रमण किया? तो ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, भीमदेव प्रथम पर, जयपाल पर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भीमदेव प्रथम पर। नेक्स्ट है, तारीख ए सुबुक्तगीन पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? ऑप्शन है बेहानी, असदी तुसी, यूनसुरी या अलबरूनी। तो राइट आंसर है यहाँ पर बेहानी। ओके, नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन है सन 1173 ईस्वी में, सन 1030 में, सन 1025 में या सन 1019 में। तो राइट आंसर है यहाँ पर 1025 में। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का शासनकाल क्या था? ऑप्शन है सन 998 से 1050 ईस्वी, सन 1070 से 1030 ईस्वी, सन 1050 से 1100, सन 1000 से 180 ईस्वी, सन 944 से 984 ईस्वी। तो यहाँ पर राइट आंसर है 998 से 1050। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है आपके पास विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय, जयचंद और लक्ष्मी कर्ण। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, जब तराइन का दूसरा युद्ध होता है तो उसमें पृथ्वीराज की पराजय हो जाती है और जो अजमेर का चौहान वंश की शाखा होती है 1192 ईस्वी वाली, वह समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो समयकाल होता है 1192 से 1194 तक, उसमें गौरी अजमेर का शासन जो पृथ्वीराज का पुत्र होता है गोविंदराज, उसको सौंप देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तुर्क सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मुइजुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी का सेनापति निम्न में से कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद, इख्तियारुद्दीन, मोहम्मद बिन बख्तियार। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब आ ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। थ्योरी और टेस्ट दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए करें और चैनल को शेयर भी किया करें सब बच्चों को, अपने दोस्तों को भी, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। ओके बच्चों।